हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमांशु फार्मा कॉर्नर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आज आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये पार्ट 1 है और ये हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर करे जाएंगे। आज इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, objective and scope, source and types of errors, accuracy, precision, and significant figure and impurities in pharmaceuticals। सबसे पहले पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। वैसे हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आखिर पढ़ते क्यों हैं? केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना। तो जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब है हम लोग के दवाइयों के बारे में बनावट को पढ़ना। जैसे इसका डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ सिंथेसिस ऑफ ड्रग। इसके कहने का मतलब है ये एक फार्मास्यूटिकल साइंस का एक शाखा है जो कि सिंथेसिस ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब दवा कैसे बनती है। सिंथेसिस मतलब होता है बनना और ड्रग मतलब होता है दवा। तो दवा कैसे बनती है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाता है, इस किताब में पढ़ा जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। और इसका मेन एम होता है द मेन एम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज आइसोलेशन, सिंथेसिस एंड प्योरिफिकेशन या SIP कैरेक्टरीज फ्यूचर ऑफ ड्रग। इसका मेन एम होता है आइसोलेशन मतलब अलग करना, और सिंथेसिस मतलब बनाना, और प्योरिफिकेशन मतलब छानना। तो मतलब ये ड्रग के जो भी हम लोग के फ्यूचर के ड्रग हैं उसको कैसे बनता है, वो कैसे अलग होता है, फिर कैसे उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बारे में इसको पढ़ा जाता है। ठीक। और अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, द डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्ट रीडिस्कवर्ड टू नो द बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग जो पहले से जो डिस्कवर्ड प्रोडक्ट हैं उसको फिर से डिस्कवर्ड किया जाता है कि ये देखने के लिए कि वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है या लाभदायक नहीं है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे को देखेंगे, कैरियर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हम लोग के कैरियर क्या क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद। सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जा सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ में जा सकते हैं। ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ फैसिलिटी ETC, यानी कि हम लोग जहाँ पे ड्रग के बारे में डेवलपमेंट और रिसर्च होता है वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को, ऑब्जेक्टिव। द नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP। इसको शॉर्ट फॉर्म में SOP भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को। यानी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को नॉलेज इकट्ठा करना होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। किसी भी कंपनी में जाने के बाद वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे समझाया जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक दवा को बनाने के लिए ये चीज़ फॉलो की जाती है। टू इन्हांस द नॉलेज ऑफ सिंथेसिस, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस ड्रग। इन्हांस हम लोग की इन्हांस मतलब होता है बढ़ाना। मतलब नॉलेज ऑफ सिंथेसिस, जो दवा बनाने की और उसको अलग करने की और उसको प्योरीफाई करने की, उसको पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है। टू इन्हांस स्किल्स रिक्वायर्ड टू यूज़ ऑफ ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें बताया जाता है, स्किल्स सिखाया जाता है ग्लासवेयर को कैसे यूज़ करना है और इंस्ट्रूमेंट को। टू प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स टू अनदर रिक्वायर्ड फुलफिल देयर एक्सपेक्टेड जॉब। इसमें पूरे नॉलेज जितने भी जॉब के हिसाब से जितने भी नॉलेज होनी चाहिए
वो सब इसमें बताया जाता है, उसमें सिखाया जाता है। टू ट्रेन द स्टूडेंट हाउ टू यूज़ केमिकल्स एंड प्रिवेंट हजार्डियस सब्सटेंस। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि केमिकल से कैसे बचा जाए और जो भी उसमें ख़तरनाक सब्सटेंस है उससे कैसे बचा जाए जिससे कि कुछ नुकसान ना हो पाए। टू इनकरेज द स्टूडेंट एंड फैकल्टी टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च एक्टिविटी। हम लोग के स्टूडेंट और फैकल्टी को इनकरेज मतलब बढ़ावा दिया जाता है कि जो भी रिसर्च एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट हमेशा करें। अब देखेंगे हम लोग स्कोप के बारे में कि क्या क्या स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। हम लोग के रिसर्च और डेवलपमेंट में फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग उसमें बनाया जा सकता है, उसका फॉर्मुलेशन क्या है, ये सब इसमें स्कोप के अंदर आता है। द इफ़ेक्ट ऑफ डोज टू कैलकुलेट फॉर जुवेनियल एज, एडल्ट, ओल्ड एज टू नॉट मोर देन एक्साइज्ड। इसमें हम लोग को बताया जैसे कि अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जैसे किसी को बता सकते, जुवेनियल एज मतलब होता है छोटे छोटे शिशु या बच्चे, और एडल्ट मतलब होता है जवान, और ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। तो हम लोग डोजेज मतलब उसके हम लोग डोज बता सकते हैं कि कितना डोज यूज़ करना चाहिए, कितना डोज यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वी कैन ज्वाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड बायो इंडस्ट्रियल। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं और बायो इंडस्ट्रियल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एरर के बारे में। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेजरमेंट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। जो कि ट्रू मेजरमेंट और मेजरमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। मतलब कि मेजरमेंट मतलब जैसे कि हम लोग जैसे कि 10 सेंटीमीटर नाप रहे हैं तो वो हम लोग का ट्रू मेजरमेंट है, और कोई दूसरा नाप रहा है तो 9.9 कभी कभी 9.8, तो उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग एरर बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द एरर वाई स्टडी दैट इज़ को आई से भी डिनोट किया जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग अ मेजरमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली एलिमिनेट द एरर। एरर को आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं? देखिए, मेज़रमेंट करते समय अगर किसी चीज़ का मेज़रमेंट किया जाता है तो उस टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर एरर आ जाता है, और ये ज़्यादातर पॉसिबल होता है कि कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं होता है कि उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके, बट उसको कम से कम किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर में अब देखेंगे इफ़ द मेजरमेंट आर नॉट प्रॉपरली यूजिंग। सबसे पहला पॉइंट है या तो मेजरमेंट हम लोग सही से लिए नहीं हो इसलिए एरर हो सकता है, और इफ़ यू आर यूजिंग वेइंग मशीन देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द इक्विपमेंट स्टिक्स और एडेरेंस द सब्सटेंस। मतलब अगर आप मशीन का यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर जो स्पून होता है मतलब चम्मच होता है, जैसे कि आप कोई केमिकल ले रहे हैं तो आप पहले उस पर देखना चाहिए, उस स्पून पे मतलब उस चम्मच पे देखना चाहिए कि उस पर कुछ चिपका हुआ सब्सटेंस तो नहीं है, और वेइंग मशीन पे भी कुछ ऐसा लगा हुआ तो नहीं है। इसकी वजह से हम लोग की वेइंग मशीन गलत बता सकती है, और ये भी सोर्स ऑफ एरर है, इससे भी एरर हो सकता है। एंड अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, फ्लक्चुएशन ऑफ बैलेंस ड्यू टू एयर। या तो कभी कभी इन्वायरमेंट की वजह से भी फ्लक्चुएशन आता है वज़न करने में। अगर किसी केमिकल को आप बाहर इन्वायरमेंट में रख के वेट करेंगे तो वो एयर के कांटेक्ट के थ्रू वो थोड़ा वेइंग मशीन में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो इससे भी एरर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को, समटाइम्स स्टैंडर्ड वेइंग मशीन हैव एरर। कभी कभी हम लोग के स्टैंडर्ड वेइंग मशीन है उसके अंदर भी एरर होता है। देयर में भी थर्मल एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन
इनबैलेंस विच डिस्टर्ब इट्स प्रॉपर पोजीशन। मतलब ये है इसका कि कभी कभी जैसे कि जब हम लोग कभी वेइंग मशीन के बीच में ना रख के उसके साइड में कभी रख रहे हैं, चाहे कहीं और जगह पर रख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एरर आता है, उसकी वजह से भी सही से वेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये भी सोर्स है एरर का। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब एरर को कितने भागों में बांटा गया। द एरर इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। देखिए एरर को मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है डिटर्मिनेट्स एरर, दूसरा है इनडिटर्मिनेट्स एरर, तीसरा है ग्रॉस एरर। देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डिटर्मिनेट्स एरर के अंदर जैसे कि डिटर्मिनेट्स एरर में जैसे कॉज ऑफ एरर इज़ नोन, मतलब कारण आपको पता रहेगा कि इस एरर का कारण क्या है। और इनडिटर्मिनेट एरर में कॉज ऑफ एरर इज़ अननोन, मतलब कारण आपको पता नहीं रहेगा कि मतलब कि क्यों इसके अंदर एरर आ रहा है, ठीक। और ग्रॉस एरर में कॉज ऑफ एरर इज़ नोन एंड अननोन, मतलब कि कारण आपको पता भी रहेगा नहीं भी पता रहेगा, इसको ग्रॉस एरर बोलेंगे, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे, अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेट्स एरर को, ठीक। तो पहला पॉइंट है द कॉज ऑफ एरर इज़ नोन एज कांस्टेंट, मतलब कि हम लोग को पता रहता है कि कॉज ऑफ एरर मतलब कारण क्या है एरर का, ठीक। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन इज़ पॉसिबल। इसका हम लोग को पहचानना और इसका करेक्शन करना पॉसिबल है, ठीक। मतलब इसको हम लोग अच्छे से करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे दिस कैन बी प्रिवेंटेड एंड रिमूव्ड, इसको हम लोग बचा भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को कि सोर्स ऑफ डिटर्मिनेट्स एरर, क्या क्या सोर्स होते हैं डिटर्मिनेट्स एरर के। पहला पॉइंट है एरर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सैम्पलिंग के दौरान, मतलब जब किसी केमिकल को सैम्पलिंग या वजन के दौरान एरर बन सकता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ इनकरेक्ट फार्मूला, या तो फार्मूला हम लोग सही से नोट नहीं किए हों, इसके वजह से एरर हो सकता है। रॉन्ग एनालिटिकल मेथड इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, या हम लोग का एनालिटिकल मेथड गलत हो जो कि हम लोग के ट्रू वैल्यू को नहीं पकड़ पा रहे हो। ड्यू टू वेइंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैम्पल, या तो हम लोग जो अमाउंट हम लोग को लेना चाहिए वो हम लोग नहीं ले रहे हो, इसकी वजह से एरर आ सकता है। सेंसर नॉट एडजस्ट प्रॉपरली, ये कॉमन पॉइंट है। सेंसर हो सकता है सही से सही ना हो, एडजस्ट ना कर पाए, इसकी वजह से एरर आ सकता है। इसकी वजह से हम लोग के जो वेट होगा उसको सही से बता नहीं पाएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इनडिटर्मिनेट्स एरर। इनडिटर्मिनेट्स एरर में पहला पॉइंट है द कॉज ऑफ एरर इज़ अननोन एंड डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। मतलब देखिए इनडिटर्मिनेट्स एरर में हम लोग को जो कारण होता है वो पता नहीं होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मतलब बहुत ही समझने में प्रॉब्लम होती है कि मतलब उसको आइडेंटिफाई, मतलब आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि इसका एरर क्या है, कारण क्या है, ठीक। दूसरा पॉइंट है दिस एरर कैन नॉट बी प्रिवेंट एंड रिमूव्ड। इसके अंदर इनडिटर्मिनेट्स एरर के अंदर उसको ना ही हम लोग बचा सकते हैं, मतलब या तो उसको हम लोग ना ही रोक सकते हैं या तो उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं पूरा। दिस एरर इज़ ओनली मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स एंड देन टेक द मेन वैल्यू ऑफ रीडिंग। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसको तो कभी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं एरर को, बट इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके बार बार इसको थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे सोर्स ऑफ इनडिटर्मिनेट्स एरर, जिसमें कि पहला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ बबल इन अ ब्यूरेट। जो ब्यूरेट होता है केमिस्ट्री लैब के अंदर देखे होंगे, एक लंबी सी पाइप होती है जो एक ब्यूरेट स्टैंड में लगी होती है, उसको ब्यूरेट पाइप बोलते हैं, ठीक। तो ब्यूरेट कभी कभी होता है कि ब्यूरेट के अंदर सोल्यूशन डालने पे कभी बबल आ जाता है, तो वो भी हम लोग का सोर्स ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर है, ठीक। अब देखेंगे दूसरे पॉइंट को बैलेंस इज़ नॉट राइजिंग प्रॉपरली। जो बैलेंस है वो सही से ना हो पा रहा हो, ठीक। सैंपल आर नॉट हैंडल प्रॉपरली, जो सैंपल है उसको हम लोग अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो,
ठीक। अ बैलेंस ऑफ लो रेजोल्यूशन, फ्लक्चुएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। फ्लक्चुएशन आ सकता है हम लोग के टेम्परेचर के दौरान या हवा में जो मॉइस्चर होता है उसके दौरान, इन्वायरमेंटल कंडीशन के दौरान फ्लक्चुएशन आ सकता है, इसलिए एरर हो जाता है। ठीक। अब देखेंगे हम लोग थर्ड टाइप को, ग्रॉस एरर को। ठीक। इसमें पहला पॉइंट है, दिस एरर इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ एरर डिटर्मिनेट्स एंड इनडिटर्मिनेट्स। मतलब कि ये कम्बिनेशन होता है डिटर्मिनेट्स का एंड इनडिटर्मिनेट्स एरर का, इसीलिए इसको ग्रॉस एरर बोलते हैं। ठीक। ग्रॉस मतलब इकट्ठा। अब दूसरे पॉइंट को देखेंगे, द कॉज ऑफ एरर इज नोन एंड अननोन। मतलब कि जो कारण होता है एरर का वो हम लोग को पता भी होता है, नहीं भी पता होता है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे अपने नए टॉपिक को, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक। इसको ध्यान से समझिएगा। एक्यूरेसी इज रेफर टू क्लोजनेस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी हम लोग उसको कहा जाता है जैसे कि ये सबसे ज़्यादा पास के जो स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब कि 10 है तो 10 है, तो अगर कोई दूसरा उसको दूसरा कोई उसको मेज़रमेंट कर रहा है तो उसका मान लीजिए 9.9 आ रहा है या 9.8 आ रहा है, तो हम लोग का एक्यूरेसी है, मतलब कि लगभग में सही है। ठीक। अब प्रिसीजन में देखेंगे, प्रिसीजन इज द रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके आस से, मतलब कि आस पास जो आ रहा है, मतलब कि उससे एक दो पहले भी आ जा रहा है तो उसको प्रिसीजन में काउंट करेंगे। जैसे में कि 10 है और कोई दूसरा व्यक्ति गिन रहा है तो उसको 8 आ जा रहा है, कभी कभी 7 आ जा रहा है, कभी कभी 6 आ जा रहा है, तो वो प्रिसीजन है। जैसे में 6 आ जा रहा है तो वो प्रिसीजन होगा। ठीक। एक्यूरेसी मतलब एकदम पास में या एकदम क्लोजनेस को ही एक्यूरेसी बोलेंगे, और जो उससे थोड़ा से दूर हो या मतलब कि लगभग में पास हो तो उसको प्रिसीजन बोलेंगे। ठीक। अब हम लोग देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विथ ट्रू वैल्यू। ये देखिए, ट्रू वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं, इसके एकदम पास हो, जो इसके पास होता है एकदम, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक। अब प्रिसीजन देखेंगे, प्रिसीजन इज मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजर टू ईच अदर। मतलब कि प्रिसीजन मतलब ये है कि जो मेजरमेंट करने पे, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू के जो एक या एक से अधिक जो आ रहा है पास में, उसको प्रिसीजन बोलेंगे। ठीक। अब देखेंगे एक्यूरेसी के अंदर सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरी। देखिए, मेजरमेंट क्या है, वो एक्यूरेट हो सकता है बट कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम सही ही हो। ठीक। अब देखेंगे प्रिसीजन में, द मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज्ड बट नॉट नेसेसरी एक्यूरेट। देखिए, मेजरमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख सकते हैं, मतलब बार बार उसको कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। ठीक। अब देखेंगे एक्यूरेसी के अंदर थर्ड पॉइंट, इट कैन बी डिटरमाइन विथ अ सिंगल मेजरमेंट। मतलब कि एक्यूरेसी के अंदर आप एक सिंगल मेजरमेंट में आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक। प्रिसीजन में आप देखेंगे, प्रिसीजन में थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट नीड सिमिलर मेजरमेंट टू बी डिटरमाइन। मतलब ये, मतलब उसी के जैसा 2-3 बार करने पे हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि ये प्रिसीजन है। ठीक। अब देखेंगे हम लोग एक्यूरेसी। अब देखेंगे एक्यूरेसी के अंदर, एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड विथ डिटर्मिनेट एरर। देखिए, डिटर्मिनेट एरर की वजह से अफेक्ट हो सकता है एक्यूरेसी, बट प्रिसीजन में भी अफेक्टेड विथ रैंडम एरर। प्रिसीजन है जो है, ये किसी भी तरह का एरर हो उससे ये अफेक्ट हो सकता है, मतलब इससे ये बदल सकता है। ठीक। अब पांचवा पॉइंट देखेंगे, एक्यूरेसी में भी करेक्ट। एक्यूरेसी देखिए सही एकदम हो मतलब एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का संभावना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। ठीक। प्रिसीजन का मतलब है प्रिसीजन वैल्यू में और मे नॉट बी एक्यूरेट।
प्रिसीजन वैल्यू जो होती है या तो सही भी हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर, अ सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ नंबर इंडिकेटिंग प्रिसीजन। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि मीनिंगफुल डिजिट मतलब नंबर होते हैं, उन्हीं को ये रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है हमारे प्रिसीजन को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 0.00456। अब देखिए, अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो ये इसमें मतलब जीरो, जितने भी जीरो और डेसिमल पॉइंट है, इसको हम लोग काउंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। ठीक, बाकी की जो अदर नंबर्स हैं वो सारे काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये 4, 5, 6 ये नॉन जीरो है और बाकी सब जीरोज़ हैं, तो जीरोज़ सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, और जो नॉन जीरो होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो 4, 5, 6 ये हम लोग का नॉन जीरो है, तो ये हम लोग का 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब इसमें 4, 5, 6 ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है। और देखिए इसमें लिखा भी गया है, एंड लीडिंग जीरोज डू नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। जो बाकी के जीरो हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। इम्प्योरिटीज़ मतलब मिलावट, मतलब कि कमियां। हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर देखेंगे क्या क्या मिलावट होती है। एनी अनवांटेड थिंग्स इन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा या बिना ज़रूरत का कोई भी चीज़ हम लोग के प्रोडक्ट में है तो उसको इम्प्योरिटीज़ में काउंट करेंगे। ठीक, अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट अराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर कंसिडर्ड एज इम्प्योरिटी। ऐसे अब हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अलावा बाकी जो कंटेंट जो मैन्युफैक्चर होते हैं हम लोग के कंपनीज़ में, तो उसके अंदर भी उस प्रोसेस के द्वारा इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक, मतलब कि कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ आते हैं तो उसको हम लोग इम्प्योरिटीज़ में काउंट करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को। all organic substances are not considered as impurity until unless they are toxic such as heavy metal। देखिए, जो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको पूरा नहीं इम्प्योरिटीज़ में काउंट किया जाता है जब तक कि वो टॉक्सिक मतलब जहरीले और हैवी मेटल ना हो, तब तक उनको हम लोग इम्प्योरिटीज़ के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, अगर ये दोनों हैं, अगर टॉक्सिक हैं और हैवी मेटल हैं, तो उनको हम लोग इम्प्योरिटीज़ में काउंट करेंगे। ठीक, अब देखेंगे हम लोग सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ के सोर्स क्या क्या हैं। ठीक, अब देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वजह से भी हम लोग के सोर्स, ये भी सोर्स है इम्प्योरिटीज़ का। अब इसके अंदर हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनिशियल सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ is the raw material used because the impurities present in raw material may affect the process and contaminated and end product। देखिए, जो इनिशियल सोर्स होते हैं इम्प्योरिटीज़ के अंदर, मतलब रॉ मटेरियल के अंदर जब हम लोग की कोई भी प्रोडक्ट बनाई जाती है तो उसके अंदर जब रॉ मटेरियल पड़ता है तो उसके अंदर भी कुछ इफ़ेक्ट के दौरान इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फाइड प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज़ इन रॉक साल्ट। देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट हम लोग के प्रेजेंट होते हैं ये रॉक साल्ट में, मतलब ये एक तरह का इम्प्योरिटीज़ ये दोनों पाए जाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। ठीक,
अब हम लोग देखेंगे अपने दूसरे पॉइंट को, रीएजेंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो रीएजेंट यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसके वजह से भी इम्प्योरिटीज़ आती हैं। इसमें पॉइंट देखेंगे, रीएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, समटाइम्स रीएजेंट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू क्रिएट इम्प्योरिटीज़। कभी कभी जो रीएजेंट होता है, जब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान रिएजेंट से ही मतलब कि हम लोग की इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मिक्सिंग मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन विथ डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन रिजल्ट इन अमोनिएटेड, ठीक। देखेंगे मिक्सिंग मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन को डाइल्यूट अमोनिकल सोल्यूशन के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो वो रिजल्ट उसका देता है अमोनिएटेड, ठीक है। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला देखेंगे, HgCl2 मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड और 2NH4OH मतलब अमोनियम सोल्यूशन है ये। तो ये हम लोग का फॉर्म कर रहा है अमोनिएटेड, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है। देखेंगे आप अपने थर्ड पॉइंट को, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज होती है, प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। कुछ प्रोसेस की वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज आती हैं। समटाइम्स द प्रोसेस आर यूज्ड क्रिएट इम्प्योरिटीज। प्रोसेस के दौरान मतलब कि इम्प्योरिटीज बनने लगती हैं। जैसे में एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट चेंज कॉपर टर्निंग इनटू कॉपर सल्फेट, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड होता है जब मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो उसमें कॉपर जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो कॉपर मतलब उसके साथ कॉपर जो होता है वो कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक। जैसे इसका फॉर्मूला देखेंगे, Cu प्लस 2S2SO4 इज फॉर्मिंग CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O, ठीक। ये सारी इंपॉर्टेंस केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक। अब देखेंगे 14 पॉइंट को, इन्वायरमेंटल फैक्टर को, ठीक। एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्रियल एरियाज इन एडल्ट्रेटेड और कंटामिनेटेड विथ गैस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्लैक स्मोक, डस्ट पार्टिकल, अल्मोनियम ऑक्साइड etc। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब पर्यावरण में जो भी मतलब कंटामिनेटेड मतलब कि जो भी गंदे हम लोग के गैस हैं, जैसे में हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ब्लैक स्मोक मतलब काला धुआं, और डस्ट पार्टिकल हैं जो, और अल्मोनियम ऑक्साइड की वजह से भी जो हम लोग के इन्वायरमेंट में जितने भी ये सब गैसेस हैं, इसके वजह से भी इम्प्योरिटीज आती हैं हम लोग के प्रोडक्ट बनाने में, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, दिस में कंटेन द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये सारे हम लोग के फाइनल प्रोसेस के दौरान ही ये सब आते हैं, ठीक। ह्यूमिडिटी अफेक्ट द ड्यूरिंग ड्रग विच आर हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइड्रोस्कोपी का मतलब होता है वाटर लविंग या मॉइस्चर लविंग, ठीक है। जो पानी से प्यार करता है उसको हाइड्रोस्कोपिक बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट कर देती है हम लोग के ड्रग के बनाने में, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के अंदर ही हम लोग का मॉइस्चर आता है। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, 5वें पॉइंट को देखेंगे, स्टेरिलाइजेशन और माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब देखेंगे स्टेरिलाइजेशन मतलब कि जो हम लोग के छोटे छोटे मतलब कि माइक्रोबियल मतलब कि कीटाणु होते हैं जो किसी चीज़ पे लगे होते हैं, उसको मतलब कैसे निकाला जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक। देखेंगे देयर शुड बी स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर parenteral and ophthalmic preparation. Some formulation and equipment are prone to bacterial or fungal contamination. देखिए
मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी उसमें इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उस वो कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होते हैं या फंगल कंटामिनेटेड होते हैं, जिसकी वजह से भी हम लोग के इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपना लास्ट मतलब पॉइंट को, पैकेजिंग। ठीक, ड्रग अपीयरिंग सिमिलरली में मिसलेबल्ड, कभी कभी सही से लेबल नहीं होता है, तो जैसे कि कभी प्रोडक्ट के पैकेजिंग में के अंदर भी मतलब इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक, ये सारे सोर्स थे हमारे इम्प्योरिटीज़ के अंदर। ठीक, बाकी के ये हम लोग का पहला लेक्चर था जिसके अंदर हम लोग ने जिसके अंदर हम लोग ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा, ऑब्जेक्टिव और उसके स्कोप के बारे में पढ़ा, सोर्स, टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर और इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल, ये इन सब के बारे में पढ़ा। अब ये हम लोग का पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में लिमिट टेस्ट पढ़ा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मोर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।